आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पाए गए 98 अति कुपोषित और 283 कुपोषित बच्चे। सीएम की टिप्पणी पर बीजेपी का हमला तेज। कांग्रेस भाजपा पर एक साथ बरसे आरडीपी अध्यक्ष। जयराम ठाकुर का सरकार पर बड़ा हमला। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड की याचिका पर बड़ा विवाद। पोक्सो एक्ट मामले में मांगा चुराह विधायक का इस्तीफा। रिंकू राजपूत की नई एल्बम जीनियस 2025 विमोचित। शिमला के गेटी थिएटर में UNSWA का भव्य आयोजन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर में पहुंचे। भाजपा विधायकों ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया कि नियमित नौकरियों के बजाय युवाओं को 2 साल के लिए ट्रेनिंग के रूप में रखा जा रहा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ घोर अन्याय और धोखा है। विपक्ष ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने सरकार को उसकी चुनावी गारंटियों की याद दिलाई। विपक्ष ने कहा कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को रद्द किया जाए, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की चुनावी गारंटी को पूरा किया जाए। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं से किए वादों से पीछे हट रही है। पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 गारंटियां दी गई थी और 10 गारंटियों में से एक बहुत बड़ी गारंटी एक ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। ये सारी बातें हम एक बार नहीं अनेकों बार हमने भाषण में सुनी और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी इस गीत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और मंत्री सभी नेता दोहराते रहे कि नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे, नौकरी देंगे। और आज 3 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया। 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने इस बात को देखा होगा कि आउटसोर्स पर लगे हुए 10,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी से निकाल करके घर भेज दिया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अभी तक 3 साल बीतने के बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अगर नौकरियां नौजवानों को मिली है, वो नौकरियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पोस्टें क्रिएट की गई थी, बजट प्रोविजन किया गया था, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था और उसके बाद उन नौजवानों को प्रोसेस के बाद नौकरी मिली। वर्तमान सरकार का क्या योगदान है? और यहां तक के जो नौकरियों के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया था, इंटरव्यू हुए थे, बहुत सारे अभी तक जो है उनका 3 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक नौकरियां जो उनको नहीं मिल पाई है, उनके रिजल्ट नहीं निकल पाए। और ऊपर से नई सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन के दौर में जॉब ट्रेनिंग एक नई पॉलिसी की शुरुआत करने की बात कही गई। और उसका अभिप्राय क्या है? पूरा नौजवान इसको जानना चाहता है कि 2 साल की नौकरी और उसके बाद फिर टेस्ट, फिर उसमें अगर वो उत्तीर्ण होते हैं, उसमें पास होते हैं, उसके बाद आगे की नौकरी पर विचार करेंगे। ये सारे प्रश्न जिसका जवाब हिमाचल प्रदेश की सरकार
सुक्खू जी और उनके मंत्री ना विधानसभा के अंदर दे पा रहे हैं, ना ही विधानसभा के बाहर दे पा रहे हैं। और दो और तरीके के निकाले, नेताओं के नाम से आउटसोर्स एजेंसी जो है भर्ती के लिए जो है वो एक नया काम शुरू किया है, नेताओं के नाम से, नेताओं के बेटों के नाम पर, और उसमें भर्ती होने से पहले नौकरी आउटसोर्स में मिलेगी, 8,000 9,000 रुपए उसमें पैसा मिलेगा, और उसमें नौकरी का इंटरव्यू होने से पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे लोगों ने दिए भी, और ये आपको तो मैं ये भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच जो है वो कांग्रेस की सरकार प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ इस प्रकार से उनको ठग करके कर रही है। शेम पुलिस की भर्ती हुई, और उस पुलिस की भर्ती में जिन बच्चों ने, हमने नहीं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे, उन्होंने कहा कि मास चीटिंग हुई है, सीसीटीवी बंद कर दिए गए और नॉन ऑपरेशनल कर दिए गए, और उसमें लिखित रूप से उन बच्चों ने शिकायत की है। लेकिन उस सारी चीज को धमकी दे करके, दबा करके उस भर्ती को कि भी ये भर्ती में गड़बड़ नहीं हुई है, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सही मायने में वो इंटरव्यू उसी वक्त रद्द होना चाहिए था, नए सिरे से इंटरव्यू की प्रोसेस होनी चाहिए थी। ये बाहर के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, मास कॉपिंग हुई है उसमें। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश की बदलती राजनीतिक हवाओं के बीच राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आरडीपी के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दोनों दलों को नूरा कुश्ती करने वाला, जनता से धोखा करने वाला गठजोड़ करार देते हुए 2027 के चुनावों में अपनी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में पेश करने की घोषणा की है। रोमित ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार रोज कर्ज लेकर प्रदेश चला रही है, लेकिन आम जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा सदन के बाहर ड्रामा करने में व्यस्त दिखाई दे रही है। केंद्र से फंड को लेकर दोनों दलों के दावों को झूठा बताते हुए रोमित सिंह ठाकुर ने मांग की कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर श्वेत पत्र जारी करे कि वास्तव में कितनी राशि मिली है। पंचायत चुनाव टालने पर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता ठंड में टेंटों में रह रही है, जबकि दोनों दलों के नेता राजनीति की नूरा कुश्ती में मगन हो चुके हैं। साथियों, धर्मशाला में विधानसभा सत्र चला है, और विधानसभा सत्र जब भी चलता है तो प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बागवानों को, कर्मचारियों को एक नई उम्मीद जगती है कि इस विधानसभा सत्र में हमारे लिए कोई नीति, कोई योजना बनेगी। अगर सत्ता में बैठी सरकार उनके अधिकारों को या उनके अधिकारों की आवाज को अगर अनदेखा अनसुना करती है, तो विपक्ष का यह दायित्व होता है कि वो प्रदेश की जनता के हित में वो काम करे, वो नीतियां बनाए, वो योजना बनाए। जिन परेशानियों से प्रदेश की जनता जूझ रही है, उन परेशानियों का, उन समस्याओं का समाधान विपक्ष सदन के अंदर करवाए। यही दायित्व विपक्ष का होता है। लेकिन जहां पिछले 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ सत्ता पक्ष ये कहता है कि आपदा का समय है, आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 5500 करोड़ से ज्यादा की राशि हिमाचल प्रदेश को आई, वर्तमान की सरकार कह रही है हमें 1 रुपया नहीं आया। उधर से विपक्ष चीख चीख कर बोल रहा है कि हमने इतने करोड़ हमने प्रदेश को दिया। मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को बेवकूफ ना बनाते हुए ये जो चोर चोर मुसेरे भाई भाजपा कांग्रेस के 68 विधायक हैं, ये दोनों एक एक श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जारी करें, जिसमें यह बात बिल्कुल क्लियर शब्दों में हो कि भाजपा की सरकार ने कितना पैसा आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश को दिया, और कांग्रेस की वर्तमान सरकार ये श्वेत पत्र जारी करे कि हमें केंद्र की सरकार ने 1 रुपया भी जारी नहीं किया। विधानसभा के सत्र का मुखौल बनाना ये इन 68 विधायकों की पुरानी आदत है। ये आदत से मजबूर है। जहां प्रदेश के जनता के अधिकारों की बात होनी चाहिए, वहां पर ये लोग सिर्फ टाइम पास करने और प्रदेश की जनता के अधिकारों का मुखौल बनाने के लिए वहां पर बैठे हैं।
आज कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, एचआरटीसी वाले कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, पेंशनर सड़कों के ऊपर है, बेरोजगार युवा सड़कों के ऊपर है, किसान बागवान सड़कों के ऊपर है, दृष्टिहीन कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, जो अपने लिए नीतियां योजनाएं बनाने की इंतजार कब से कर रहे हैं। आउटसोर्स वाले इंतजार कर रहे हैं, करुणामूलक वाले इंतजार कर रहे हैं, ना जाने कितने कर्मचारी वर्ग वो आज इंतजार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार युवा इंतजार कर रहा है कि हमारे लिए कोई नीति, कोई योजना निकलेगी। लेकिन ये लोग, ये सत्ता की सरकार और विपक्ष दोनों प्रदेश के जनता की बात ना करते हुए ये दोनों वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में आपदा का बहाना बनाया जा रहा है, पंचायत के चुनाव को टाला जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि ये जब तक आपदा जो डिजास्टर एक्ट है वो खत्म नहीं होगा तब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कि जब हिमाचल प्रदेश में जब आपने 100 करोड़ रुपए के आवास अपने लिए बनाए तब क्या आपदा डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? जब आपने अपने दैनिक भत्ते 1800 से बढ़ाकर 2500 रुपए किए तब क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? जब आपने अपने बोर्ड के निगम चेयरमैन की आपने तनख्वाह 30,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए की तब क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? जब आपने अपनी तनख्वाह हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई तब क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में सिर्फ जनता के लिए लागू है? 60 विधायकों के लिए कोई डिजास्टर एक्ट लागू नहीं है? आज हिमाचल प्रदेश की जो जनता इंतजार कर रही है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर हो चुका है। ये बात बात में सदन लगता है, जहां पर लोगों की उम्मीदें उस सदन से जगती है, वहां पर बात बात में वॉकआउट, बात बात में वॉकआउट। क्या वॉकआउट करने के लिए प्रदेश की जनता ने आप 68 विधायकों को सदन के अंदर बिठाया है? तपोवन विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन धर्म के प्रति आदर भाव न तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में है और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में ही हिंदू विरोधी होने का संकेत दिया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने 3 वर्ष पूरे होने पर मंडी में समारोह आयोजित कर रही है, जबकि हाल ही में आई आपदा में वहीं पर 50 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे स्थान पर जश्न मना रही है जहां लोग अभी भी त्रासदी के दर्द से उभर नहीं पाए हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि जहां कांग्रेस सरकार मंडी में अपना जश्न मनाएगी, वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ जोरावर स्टेडियम विधानसभा के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। वहीं विपक्ष के नेताओं द्वारा इस विरोध प्रदर्शन का नाम भी रखा गया है, व्यवस्था पतन के 3 साल बदलो भ्रष्ट सरकार। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस की चुनावी घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए गए बड़े वादों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हर मन से दावा करते हैं कि सभी गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि सुक्खू जी को, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की बनी थी तो पहली प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं वहां हिंदूवादी पार्टी को हम हरा करके आया। यानी कि वहीं से बात शुरू होती है, वहीं से बात निकलती है कि दिमाग में क्या है, सनातन के प्रति इनके मन में भाव क्या है, वो वहीं से मालूम पड़ता है। और उसके बाद शिमला में संजौली में मस्जिद का डिस्प्यूट जो है वो झगड़ा आज तक भी, जब कोर्ट ने कह दिया है कि वहां पर मस्जिद नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर दर्जनों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, अभी 6 लोगों के ऊपर और एफआईआर दर्ज कर दी। जब मस्जिद नहीं है तो नमाज किस बात की हो रही है वहां, प्रश्न ये भी बनता है। लेकिन उसके बाद सरकार चाह रही है कि ये करते रहे। आगे बढ़ करके अभी यहाँ जब बच्चे यहाँ पर मिले, सुबह शायद मॉर्निंग वॉक पे गए थे, कहाँ गए थे वो, और वहां बच्चों ने एक अपने जो अंदर की एक भावना थी, श्रद्धा के साथ जो है राधे राधे करके उनको जो है नमस्कार किया। तो राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, बोलते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का था ही नहीं। उनकी भावनाओं को मुख्यमंत्री ने आहत किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और वैसे भी सनातन के प्रति इनका आदर भाव ना तो इनके राष्ट्रीय नेताओं का है और ना ही इनका है। और आज उसकी करेक्शन करने की कोशिश की, आज जोर जोर से नारे लगा रहे थे राधे राधे करके, उसको ठीक करने की कोशिश की है। और बाद में
जय श्री राम नहीं बोला, क्योंकि जय श्री राम हम बोलते हैं इसलिए उस पर परहेज था, तो राम राम बोला, राम राम ऐसा ही किया, कुछ राम राम करके उनने नारा लगाया। तो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसमें बात बड़ी सीधी सी बात है कि आप हमसे लड़िए, विचारधारा से लड़िए, व्यक्ति से लड़िए, लेकिन आप राम से क्यों पंगा ले रहे हैं? आप राम से मत लड़िए, ये उनको समझना चाहिए। सनातन के प्रति हमारे देश में करोड़ों लोगों की एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं है। ऊना में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सितंबर अक्टूबर माह में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण में चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में हुए सर्वेक्षण में 98 बच्चे अति कुपोषित और 283 बच्चे कुपोषित श्रेणी में पाए गए हैं। विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सभी अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों को डबल डाइट देना शुरू कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उनके उपचार की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, ताकि इन बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर लाया जा सके। सितंबर के आंकड़े कुछ इस प्रकार से रहते हैं: 55 बच्चे अति कुपोषित, 145 बच्चे कुपोषित। अक्टूबर के आंकड़े कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं: 43 बच्चे अति कुपोषित, 138 बच्चे कुपोषित। महिला एवं बाल विकास विभाग इन बच्चों की विशेष निगरानी कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही अभिभावकों को भी उचित और पोषक आहार देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले के 1364 आंगनबाड़ियों में करीब 38,000 बच्चे पंजीकृत हैं। विभाग कुपोषित श्रेणी में आने वाले बच्चों को दाल, दूध पाउडर, दलिया, न्यूट्री और बिस्किट आदि की 2 गुनी मात्रा प्रदान कर रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण में पाए गए सभी अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखी जा रही है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उपचार और पोषण संबंधित सेवाएं नियमित रूप से दी जा रही है। शिमला में हिमदर्शन से बातचीत के दौरान हिंदू संघर्ष समिति ने प्रशासन और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए हाल ही में वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई नई याचिका पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति के संयोजक विजय कुमार ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। समिति ने आरोप लगाया कि सुनचौली स्थित एक मस्जिद से जुड़े विवादित मामले में प्रशासन द्वारा दूसरे पक्ष को संरक्षण दिया जा रहा है। हिंदू संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि संबंधित ढांचे को अदालत ने पहले ही अवैध घोषित किया है, लेकिन बिजली व पानी के कनेक्शन अभी तक नहीं काटे गए। उनका कहना है कि अदालत ने अवैध ढांचा गिराने के आदेश जारी किए हैं, मगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यवाही में देरी और स्पष्टता न मिलने के कारण इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कि जो हमारी इस संदर्भ में तमाम मांगे हैं वो मांगे मान ली जाएगी और लिखित आश्वासन भी था। 29 तारीख को प्रशासन के साथ वार्ता होनी थी, परंतु 29 तारीख से पहले जो पैरामीटर्स फिट करने थे, जैसे नमाज को रोकना था, तो प्रशासन उससे विफल रहा। बल्कि यूं कह ले कि जंगल बैरी से 2 बसें आती है और एक जिहादी को सब्जी मंडी से ले जाके वहां पर नमाज पढ़ाई जाती है, यह प्रशासन का रवैया था। तो यही सब कारण थे कि हमने जो अपना क्रमिक अनशन है वो जारी रखा था प्रशासन पे दबाव बनाने की दृष्टि से कि जब तक ये चीजें अमली जामा नहीं पहना दिया जाता इनको, तब तक हमारा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। परंतु 29 को जब हमने देखा कि प्रशासन का रवैया सकारात्मक नहीं है, तो हमने वार्ता का भी बहिष्कार किया और मुस्लिम पक्ष उससे पहले माननीय उच्च न्यायालय में जा चुका था। तो न्यायालय में किसी प्रकार का ये ना महसूस हो कि हिंदू पक्ष जो दबाव न्यायालय पे भी बनाना चाहता है, इसलिए हमने वो आंदोलन वापस ले लिया था। तो कल न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका वापस ली। देखिए, उस याचिका को खारिज होना था, 100% खारिज होना था। उन्होंने अपनी स्किन को बचाने के लिए या यूं कह ले के मामले को और पेचीदा बनाने के लिए उस याचिका को वापस लिया और उसके पश्चात एक नई याचिका डाल दी है या डाल रहे हैं। देखिए, ये लेफ्ट का एक इकोसिस्टम पूरा काम कर रहा है। ये सद्भावना वाले लोग जो है इस वक्त पूरे मुस्लिम समाज को फीड कर रहे हैं।
जैसे जैसे उनके पास नए अपडेट आएंगे, नई जानकारी आएगी, वो नई नई पिटिशंस, नए नए हथियार हथकंडे लेके आएंगे। परंतु हम बार बार कह रहे हैं, हमने मुस्लिम पक्ष से भी कहा था कि यह एक अवैध स्ट्रक्चर है, आप सद्भाव का परिचय दीजिए और जो समय सीमा माननीय न्यायालय ने आपको दी है उस समय सीमा में आप इसको तोड़िए। यदि आप नहीं तोड़ेंगे और जबरदस्ती मामले को सब्जुडाइज बार बार करते रहेंगे बिना किसी मेरिट के, देखिए जो जिला सत्र न्यायालय ने इसमें स्टे दिया था वो इस आधार पे स्टे नहीं दिया था कि ये मेरिट में बनता था, वो इसलिए स्टे दिया था कि उसमें अपील का प्रावधान था। केस में कोई जान नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय में जितनी मर्जी याचिका लगा दे, हर याचिका खारिज होगी, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। देखिए बार बार हम कह रहे हैं ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। सरकार जो है जानबूझ के भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है बजाय मामले को शांत करने के, और यदि कोई समाधान नहीं निकलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। हम बार बार कह चुके, इस देश ने 6 दिसंबर भी देखा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर हालत बिगड़ती है तो हिंदू पक्ष उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हमने पहले ही ये बात बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दी है, क्योंकि इस वक्त जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है वो बिल्कुल चिंताजनक है। चिंताजनक है। मात्र 2 या 3% वोटों के लिए पूरे के पूरे हिंदू समाज को दरकिनार करना, बहुसंख्यक वर्ग की अवहेलना करना, ये बहुत चिंता का विषय और सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। सरकार जो है वो, हमने एक हमीरपुर की घटना देखी, हमीरपुर के एक मंदिर को माननीय न्यायालय ने अवैध डिक्लेयर कर दिया। उस मंदिर से प्रशासन ने मूर्तियां निकालने की तक की अनुमति नहीं दी। प्रशासन, उस मंदिर को जेसीबी से तोड़ा गया और मूर्तियां नाले में फेंक दी गई। यहां पर माननीय न्यायालय का भी आदेश है, ठीक है, तोड़ने के लिए 60 दिन की समय सीमा, हम उस पर कोई वो नहीं करते कि 60 दिन की समय सीमा, हम 59 दिन तक कुछ नहीं कहते। परंतु जो प्रारंभिक काम थे, बिजली पानी काटा जाना और उस अवैध जगह में मस्जिद में नमाज को रोका जाना, सबसे बड़ा विषय है। देखिए ये विषय बड़ा पेचीदा है। वो मस्जिद अवैध घोषित की जा चुकी है, हम इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर नमाज ना पढ़ाई दी जाए। अगर वहां पे नमाज होती है तो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य होगा। हमने प्रशासन के सामने ये विषय लाया, परंतु प्रशासन जो है बार बार इस विषय से मुंह फेरता रहा, जबकि होना यह चाहिए कि अगर कोई जगह अवैध नहीं भी डिक्लेयर है और ऐसा कोई विवाद है तो प्रशासन तो लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर भी उसको सील करता है। तो जाहिर है ये भेदभाव जानबूझ के किया जा रहा है। इस देश में, इस प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अगर कहीं पूरे देश में संविधान खतरे में है तो हम वो बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में संविधान खतरे में है। शिमला की उप महापौर उमा कौशल ने आज हिमाचल के प्रसिद्ध गायक एवं कलाकार रिंकू राजपूत के आगामी एल्बम जीनियस 2025 का औपचारिक विमोचन किया। यह एल्बम वर्ष 2026 में लॉन्च की जाएगी। रिंकू राजपूत की यह नई एल्बम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं और लोक धुनों को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करेगी। उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि यह एल्बम प्रदेश की लोक कला को नई पहचान दिलाने का एक सराहनीय प्रयास है। उमा कौशल ने रिंकू राजपूत की कला और संस्कृति में योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाना है। मेरे पास रिंकू राजपूत जी यहाँ आए हैं और ये गाना लॉन्च करने वाले हैं 2026 के लिए। तो इसके लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इनका गाना जो है सुपर हिट होना चाहिए, क्योंकि आज ये मेरे आशीर्वाद से गाना लॉन्च कर रहे हैं। तो ये मड़ोक चौपाल के रहने वाले हैं और अभी 1000 शो ये कर चुके हैं और मेरे ख्याल 100 से ऊपर गाने इन्होंने गाए हैं और ये बहुत ही एक अच्छे कलाकार हैं। 2020 का ये बहुत बड़ा गाना है। जीनियस 2020 में ये गाना आया था ऑडियो, तो मुझे लगा, मैंने अभी एक अपनी कंपनी बनाई है RRR राजा रिंकू राजपूत के नाम से। मैं उस अपनी कंपनी पे इस गाने को लॉन्च कर रहा हूँ और जितनी भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जो शिमला की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने इस गाने में गाई। जो भी न्यू जनरेशन है इस टाइम वो चिट्टिया जो है उसमें बहुत ख़राब हो रहा है, तो मेरा हाथ जोड़ के जितने भी मेरे भाई है जो मेरे गाने सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, कि इन चीज़ों से दूर रहे और अपने जीवन की तरफ ध्यान।
शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आज यूनाइटेड नारकंडा स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक विशेष सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी हिमाचली सांस्कृतिक रंगों को एक सूत्र में पिरोना और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना रहा। यूनाइटेड नारकंडा स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनय ने बताया कि शिमला में यह नारकंडा का पहला बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। प्रस्तुतियों के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। अभिनय ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कलाकारों के माध्यम से खोते जा रहे हिमाचली कल्चर को दोबारा एक मंच पर लाकर उसे मजबूती से प्रस्तुत किया जाए। लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाजों को शानदार तरीके से पेश किया। दर्शकों ने इस सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुति की खूब सराहना की। नमस्कार, मेरा नाम है विनय कैंतला। मैं नारकंडा स्लारो स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान। हमारा जो मोटिव होता है यहाँ पे गेटी थिएटर में हर साल हम प्रोग्राम कराते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था इस बार, बाकी हम और भी करवाएंगे। हर साल रेगुलरली चलेगा हमारा। और इसका ये प्रोग्राम हम इसीलिए कराते हैं ताकि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके। हमारा जैसे कल्चर खत्म हो रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि ढोडा वगैरह, आंचड़ी, हमारा क्या बोलते हैं, लोक नृत्य खत्म हो रहा है। उसी के लिए हमने यहाँ पे कल्चर एक्टिविटी रखी है ताकि हम अपने उसको प्रोत्साहित करें। जी हाँ जी, हर कल्चर प्रमोट करते हैं। बाकी एसोसिएशन भी अब अपना कल्चर प्रमोट करती है। हर जगह का अब अपना कल्चर है। हमारा नारकंडा का एक अपना है, कोटगढ़ वालों का अपना है, मतियाना का अपना है, कुमारसंग का अपना है। तो हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। हमारी भाषाएं भी अलग अलग है अगर पहाड़ी में देखा जाए तो। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप ने भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बच्चों के राधे राधे कहने पर आपत्ति जताने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी मुख्यमंत्री की सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। भारद्वाज ने दावा किया कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री स्वयं यह कह चुके हैं कि वे सनातन को हराकर सत्ता में आए हैं, जो उनकी सोच को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हिंदू विरोधी घटनाओं में पीड़ितों पर ही कार्यवाही हो रही है, जबकि दूसरी ओर लव जिहाद और जबरन धार्मिक गतिविधियों में संदिग्ध लोगों पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जा रही। भारद्वाज ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगाए गए शुल्कों जैसे चंद पूर्णिमा में हवन शुल्क, चूड़धार में टैक्स और मणिमहेश यात्रा शुल्क को सनातन आस्था पर आर्थिक प्रहार बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंदिरों की दान राशि का उपयोग राजनीतिक पदाधिकारियों की तनख्वाह देने में किया जा रहा है। कल आपने हिमाचल प्रदेश के मुखिया माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कांगड़ा में विधानसभा के बाद कुछ बच्चों से मिलते हुए एक वक्तव्य सुना होगा, जिसमें जब बच्चों ने उनको राधे राधे कहा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहते हुए सुनेंगे कि आप नमस्ते क्यों नहीं कहते। यह माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सनातन विरोधी मानसिकता को व्यक्त करता है। माननीय सुक्खू जी, बच्चों द्वारा राधे राधे बोलना आपको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि सरकार बनने के बाद भी आपका वक्तव्य आया था कि हिमाचल प्रदेश के स्थान में प्रसन्न हिंदू बहुल प्रदेश के सनातन को आप हरा करके सत्ता में आए हैं। आपकी मानसिकता सनातन विरोधी है, इस बात को प्रमाणित करती है। और ये तब पुख्ता हो जाती है जब पोंटा में, संजौली में और ऊना में जब हिंदू विरोधी कुछ घटनाएं होती हैं तो वहां पे जो एफआईआर दर्ज होती है वो सनातनी हिंदुओं पे होती है। और जिनने लव जिहाद किया, जिन्होंने जबरदस्ती
नमाज पढ़ने का प्रयास किया और दूसरे हिंदू विरोधी कार्य किए, आपने उन पर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की। यह बात इस बात को प्रमाणित करती है कि आप कितने सनातन विरोधी हैं, और यह बात इस बात से और पुख्ता हो जाती है कि जब चिंतपूर्णी माता के दर्शन में हवन के लिए आप 5100 रुपए का जजिया टैक्स वसूल करते हैं, जब चूड़धार के महादेव के दर्शन के लिए शरणार्थी जाते हैं या श्रद्धालु जाते हैं तो उनसे 20 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए का टैक्स वसूला जाता है। यही स्थिति हमारे मणि महेश यात्रा की है। कहां तो आप श्रद्धालुओं को सुविधा देते, अब टैक्स ग्राही में लगे हैं। चंबा में युवती द्वारा चौराहा क्षेत्र के विधायक पर लगाए गए आरोपों के विरोध में जनवादी महिला समिति ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। समिति की महासचिव फाल्मा चौहान की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए मामले में तेज कार्यवाही की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है, इसीलिए मामले के निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु विधायक की जमानत रद्द कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। समिति ने दावा किया कि आरोपों पर अभी तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पीड़ितों और महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ चुकी है। महिला समिति ने यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती विधायक को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि जांच पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। ये पूरी हिमाचल प्रदेश जानती है कि अभी हाल ही में जो है 2 नवंबर को जो है अभी मुस्लिम समुदाय की एक बेटी के साथ, जो कि नाबालिग होती है बेटी, उसके साथ जो है विधायक हंसराज, जो कि चंबा के चुराह से क्षेत्र से जो है विधानसभा के विधायक हैं, और बड़ी विडंबना इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक विधायक जो एक संवैधानिक पद पे जो है आसीन होता है, और आज जब वो मतलब किसी भी विधायक या संविधान के पद पर जो आसीन होते हैं, जब उनसे जो है शपथ ग्रहण की जाती है, तब कहा जाता है कि हम जो है इस देश की रक्षा करने के लिए जो है ना तो किसी की जात पात देखेंगे, ना ही धर्म और समुदाय के आधार पर लोगों को देखेंगे, और हमारे जो है जनहित में जो है जो भी होगा हम जो है पूरे तन मन धन के साथ जो है लोगों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। लेकिन आज जो विधायक हंसराज की बात है, जिस तरह से उन्होंने बलात्कार किया है, अभी कुछ दिन पहले जो है जनता की दबाव के चलते जो है उन्हें जो है जेल भी मिल गई थी। आज किस तरीके से जो है वह जेल से बाहर आ जाते हैं, उनकी जो मतलब अंदर चले गए थे किस तरह से बाहर आ जाते हैं, किस तरह से वो उस युवती को जो है धमकी देते हैं, उसकी पीड़िता के परिवार को जो है धमकी देते हैं। एक तो यौन शोषण भी करते हैं, दूसरा जो है उन्हें जो है पीड़ित भी किया जाता है। हम कहते हैं कि धारा 376 के अनुसार जो हमारा संविधान कहता है कि नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर कम से कम जो है 20 साल की सजा का प्रावधान जो है उसका जेल में पीरियड होना चाहिए। आज हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो सत्ता में बैठी है, सुखू सरकार के से भी कहना चाहती है कि बलात्कारियों को जो है आप इस तरह से संरक्षण दे रहे हैं। हिमाचल की युवा, महिलाएं और नौजवान छात्र जो भी है मतलब है कतई भी इस तरह की उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो महिलाएं ना तो घरों में सुरक्षित है, अगर वह किसी परिसर में जाए ना वहां पर सुरक्षित है, ना सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है सुरक्षित है। तो हम मांग करते हैं कि इसमें जो है SIT जो है गठित जो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और हंसराज की जो विधायक निधि है वो तुरंत जो है रद्द होनी चाहिए, और पीड़िता के परिवार को जो है इमीडिएट एक्शन पे जो है सुरक्षा दी जानी चाहिए।
यदि सरकार ने समय से जो है पीड़िता को न्याय नहीं दिया या हंसराज की बेल को जो है रद्द नहीं किया, उसे दोबारा जेल नहीं भेजा, तो आज जो ये टोकन में धरना प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश में एडवा महिला समिति और हमारा सहयोगी संगठन भी हमारी मदद कर रहा है, उस तरीके से आज हमारी शुरुआत है। आने वाले दिन में कल दिन को अगर यही रवैया सरकार का ढिलमुल रवैया देखने में आया तो आने वाले दिनों में हम जो है गली मोहल्ले में वार्ड वाइज जो है लोगों को लोगों की जो है चेतना का विकास करते हुए पूरी जो है इस तरह की बात जो है रखते हुए कि विधायक की जो है किस तरह की करतूतें हैं, क्या उनके काम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, जनता को लामबंद करते हुए जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और तब तक जो है अपने आंदोलन को पीछे नहीं हटाएंगे जब तक कि सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। कि आज की डेट में सरकार ने तो कहा है कि जो पोस्ट जो एक्ट है जिसमें कार्य क्षेत्र में महिलाएं जो है मतलब कार्य करती है उसमें जो है महिला संवेदनशील कमेटियां बनी होनी चाहिए और उसमें जो वहां का जो प्रिंसिपल होता है वो भी इसमें जो है इंक्लूड होता है। लेकिन आज जो है कहीं पर भी जो है अगर सही मायने में इस संविधान में जो कानून बनाए गए हैं अगर इन कानूनों को सही तरीके से लागू किया होता तो आज जो है देश और प्रदेश में जो है आए दिन जो है हर रोज जो है बच्चों के साथ 2-2.5 साल की बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। इस तरह से जो बलात्कार, हिंसा, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जो भी जो तमाम तरह की हिंसाएं जो हो रही है हमारे कानून का सही तरह से लागू ना होना है। और विडंबना इस बात की है कि जिस थाने के अंतर्गत हम रहते हैं जब जो है वहां पे शिकायत करता जाता भी है तो वहां का जो मुंशी होता है वो जो है मतलब पीड़िता की कम ध्यान देते हुए जो है जो इस तरह के बलात्कारी या शोषण करता होते हैं उनकी साइड लेते हैं और उनके आवाजकर्ता की आवाज को जो है ऐसे ही दबाया जाता है। लेकिन जब तक जो है इस तरह के जन संगठन जैसे एडवा महिला समिति हमारा नौजवान युवा पीढ़ी है मतलब तरह के तमाम जितने भी जन संगठन है जब तक इस तरह के तमाम संगठन जो है उभर कर सामने नहीं आएंगे बगैर किसी राजनीति के चलते जो है तब तक जो है ये यौन हिंसा उत्पीड़न जो है खत्म नहीं हो सकता है।